शिवराज सरकार आज किसानों को बड़ी राहत दी है। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई और करीब 10 महीने के बाद आज सीएम शिवराज ने मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक की है। पहले वर्चुअली ये बैठक हो रही है। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसका फायदा छोटे भूमिहीन श्रमिकों के साथ ही छोटे और सीमांत किसानों को मिलना है और इसके साथ किसानों को गैर लाइसेंसी साहूकारों से लिए गए कर्ज से मुक्ति मिलेगी। ऐसे साहूकारों से कर्ज लेने को संज्ञेय और जमानती अपराध माना जाएगा और उसके तहत 3 साल की सजा या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कैबिनेट ने पीएम खाद्य उन्नयन योजना के तहत 500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी भी दी है। तो छोटे किसानों को बड़ी राहत मिली है। एमपी ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। गैर लाइसेंसी साहूकारों से लिए गए कर्ज से मुक्ति मिलेगी। गैर लाइसेंसी साहूकारों से कर्ज लेने को संज्ञेय और जमानती अपराध माना जाएगा। पीएम खाद्य उन्नयन योजना के तहत 500 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए गए हैं। उनकी योजनाएं मंजूर कर दी गई हैं। शिवराज कैबिनेट की आज बेहद अहम बैठक हुई है जिसमें किसानों के लिए बड़ी राहत दी गई है। अगर गैर लाइसेंसी साहूकारों से कर्ज लिया जाता है तो फिर इसको जमानती अपराध माना जाएगा। इसमें 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। साथ ही छोटे किसानों को ये बड़ी राहत शिवराज कैबिनेट ने आज दी है। तो शिवराज कैबिनेट ने आज मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि ये कानून प्रदेश में पहले से ही लागू है। मनमोहन सरकार के दौरान ही केंद्र ने कानून लागू कर दिया था जो 2004 से ही प्रदेश में लागू है और इस कानून पर एमपी सरकार को अवार्ड भी मिल चुका है। ये मध्य प्रदेश सरकार के पास बस यही काम रह गया है कि नाम बदल बदल कर जो है रोज बैनर न्यूज बनाए और जो प्रदेश की जनता मरती रहे, चाहे वो अस्पतालों में मौत हो रही हो, चाहे जहरीली शराब से मौत हो रही हो, चाहे बलात्कार से मौत हो रही हो, सब चीजें जारी हैं और बस रीपैकेजिंग चल रही है। अब इसमें भी एक कानून बना देना, सुपर फांसी का कानून बलात्कार के बाद, सुपर फांसी का कानून जो है जहरीली शराब के बाद, यही काम बचे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है और इसी क्रम में आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे और कोरोना वैक्सीन टीकाकरण सेंटर का जायजा लिया। इस मौके पर विश्वास सारंग ने बताया कि वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन तैयार कर ली गई है और कोरोना वैक्सीन की पहली खेप कल आ जाएगी और जबकि वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 302 टीकाकरण सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। इसके बाद टीका लगाए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण के बाद वैक्सीन सेंटर से जाने की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही इमरजेंसी के लिए भी सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। विश्वास सारंग ने बताया कि दोनों वैक्सीन सुरक्षित हैं। हालांकि एमपी में कौन सी वैक्सीन आएगी अभी ये तय नहीं है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीनेशन के लिए IT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगनी है और टीकाकरण सेंटर का जायजा लिया है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने। सर, जायजा लिया है टीकाकरण सेंटर का आपने 16 जनवरी से वैक्सीन भी लगनी है, तैयारियां कैसे? हमारी तैयारी है, ड्राई रन हमारा सक्सेसफुल हुआ था। 16 तारीख से हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को करेंगे। हमारी सभी तैयारियां पूरी हैं। लगभग 4.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 302 सेंटर में लगाई जाएगी। हम पूरी तरह तैयार हैं। सर, वैक्सीन कब पहुंचेगी? कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? कल आएगी। जो भी वैक्सीन आएगी दोनों एक जैसी हैं। किस तरीके से वैक्सीन लगाई जाएगी? सेंटर पे कितनी देर रुकना होगा? क्या तैयारियां? देखिए, पहले तो सबसे पहले जो हमारा वैक्सीनेटर ऑफिसर रहेगा वो आइडेंटिफाई करेगा, फिर एनरोल होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, वैक्सीन लगाई जाएगी। आधा घंटे तक बेनिफिशियरी को यहाँ पर रोक के रखा जाएगा। यदि भगवान ना करे किसी तरह का चिकित्सीय उसको बैकअप की जरूरत है तो उसकी भी हमारी व्यवस्था है। हम सभी तरह से तैयार हैं। राजधानी भोपाल में कितने टीकाकरण सेंटर? अलग अलग सेंटर हैं। अभी तो हमारे 3 सेंटरों में ये शुरू होगा। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू हो रहा है और इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए मध्य प्रदेश भी तैयार है। सभी तक ये टीका कैसे पहुंचेगा, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, इसका जायजा लेने हमीदिया अस्पताल पहुंचे हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा। राजधानी भोपाल का हमीदिया अस्पताल का कोरोना जो वैक्सीन आई है उसका सेंटर है। तस्वीरों में देखा जा सकता है और ये वैक्सीन रूम है
ऑब्जर्वेशन रूम है, ये सबसे पहले यहाँ पर जिसको वैक्सीन लगनी है एक दिन पहले मैसेज पहुँच जाएगा, वो यहाँ पर पहुँचेगा। ये रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके दस्तावेज आईडी प्रूफ चेक किए जाएंगे और इसके बाद और ये वैक्सीन रूम है। वैक्सीन रूम में जो बेनिफिशरी है उसको वैक्सीन लगाई जाएगी और ऐसे कई वैक्सीन रूम बनाए गए हैं, 1 2 3 4 से ज़्यादा वैक्सीन रूम बनाए गए हैं। वैक्सीन लगने के बाद बेनिफिशरी को लगभग 30 मिनट ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा और इसके बाद वो यहाँ से रवाना होगा। एक वैक्सीनेशन टीम एक दिन में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 100 लोगों को वैक्सीन लगाएगी। क्या क्या तैयारियां हैं इसके लिए मेरे साथ जो टीकाकरण इंचार्ज हैं हमीदिया अस्पताल के उपाध्याय साहब मौजूद हैं। सर, तैयारियां पूरी हो गई हैं, किस तरीके से टीकाकरण किया जाएगा? इसमें एक दिन पहले पूर्व निर्धारित जो बेनिफिशरीज हैं उनको एसएमएस जाएगा और एसएमएस के साथ से उनको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, उसमें रिपोर्ट करना होगा। जब वो रिपोर्ट करेंगे तो गेट पे उनका गार्ड जो है वेरीफाई करेगा, उसमें लिस्ट में चेक करेगा, फिर उनको टिक करके अंदर जाने देगा। फिर उनकी ऐप पे एंट्री होगी, ऐप पे एंट्री होने के कोविन ऐप पे एंट्री होगी, उसमें यदि उनके डॉक्यूमेंट्स मैच कर जाते हैं तो ही वो टीकाकरण के लिए भेजे जाएंगे, वहाँ टीका लगाया जाएगा। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन रूम में उनको आधा घंटे तक बैठ के इंतजार करना होगा। यदि उनको कोई दिक्कत होती है तो उसको सॉल्व किया जाएगा, दिक्कत नहीं होती है तो उनको घर भेज दिया जाएगा। कितने वैक्सीनेशन रूम बनाए गए हैं? यहाँ 5 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और एक टीम 100 लोगों का वैक्सीनेशन करेगी एक दिन में और 5 टीम मिलकर 500 लोगों का कर लेगी। अच्छा सर, किस तरीके से जिसको वैक्सीन लगनी है उसको एक दिन पहले एसएमएस पहुंच जाएगा, जानकारी पहुंच जाएगी? जी, एक दिन पहले उसको जानकारी पहुंच जाएगी कि आपको इतने बजे इस सेंटर पे टीकाकरण के लिए पहुंचना है। ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाए गए हैं? जी, ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाए गए हैं जिसमें टीकाकरण के बाद में हितग्राही को आधे घंटे तक वेट करना होगा ताकि कोई टीके से दुष्परिणाम हो या कोई दिक्कत आए तो हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकें। इसके बाद यहाँ से वो घर जा सकता है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में तैयारी पूरी है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होना है और इसके पहले ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि इसके पहले तैयारियों को परखने की कोशिश लगातार की जा रही है। इसके पहले आपको बता दें मध्य प्रदेश में ड्राई रन हुआ जो कि सफल साबित हुआ। किसी प्रकार की कोई खामियां ज्यादा नजर नहीं आई मध्य प्रदेश के अंदर। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हमीदिया अस्पताल का जायजा लेने के लिए आज भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग अस्पताल पहुंचे। हमीदिया अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर उन्होंने कोल्ड स्टोरेज यूनिट को भी देखा और उन्होंने कहा है कि तमाम जो केंद्र बनाए गए हैं वहां पर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए, यानी कि मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। दूसरी तस्वीर के जरिए आपको हम ये खबर देना चाहते हैं अपडेट कि कल वैक्सीन की पहली खेप मध्य प्रदेश पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए वैक्सीनेशन की जो पहली खेप है वो रवाना कर दी गई है। कल मध्य प्रदेश में पहली खेप पहुंच जाएगी। इंदौर में भी कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज संभाग आयुक्त और कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के रीजनल वैक्सीन वितरण केंद्र का दौरा किया और इस दौरान वैक्सीन प्रोग्राम को लेकर तैयारियों का जायजा भी लिया। तो वहीं कोरोना वैक्सीन को डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर से फोकल पॉइंट पर भेजे जाने की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की बैठक भी ली। बैठक में संभाग आयुक्त और कलेक्टर के अलावा स्वास्थ्य विभाग प्रभारी और नोडल अधिकारी सहित कई अधिकारी शामिल हुए। नहीं, 8 घंटे से वैसे 24 तक है पर उसी दिन। और आइए अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आखिर क्या तैयारियां हैं और कैसे टीकाकरण अभियान को अमली जामा पहनाया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मध्य प्रदेश तैयार है। वैक्सीनेशन के 5 लाख डोज की पहली खेप बुधवार यानी कि कल सुबह पहुंचेगी मध्य प्रदेश। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर वैक्सीन की पहली खेप पहुंचाई जाएगी। 24 घंटे के अंदर प्रदेश के दूसरे जिलों में सप्लाई होगी वैक्सीन। पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण में 5 दिन और दूसरे चरण में 4 दिन में वैक्सीनेशन पूरी होगी। इसके पहले 4,16,000 सरकारी और प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कोरोना वॉरियर्स हैं, सफाई कर्मी और पुलिस कर्मी हैं, उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश में 4.2 करोड़ डोज स्टोर करने की व्यवस्था कर ली गई है, यानी कि जो कोल्ड स्टोरेज यूनिट है उनकी भी व्यवस्था है मध्य प्रदेश के अंदर। वैक्सीनेशन के लिए 1149 पॉइंट बनाए गए हैं जबकि स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 302 है।
राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम और कमांड सेंटर की स्थापना की गई है। हर जिले और ब्लॉक स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। कैसे वैक्सीनेशन होगा, यह भी ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों की होगी। भोपाल में एक दिन में 8 से 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन है उसी को वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ कोविन ऐप पर होगी। वैक्सीन लगाने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। एक दिन में वैक्सीनेशन का एक सेशन होगा। वैक्सीन लगने के बाद 30 मिनट तक निगरानी की जाएगी और फिर 30 मिनट के बाद एक बार फिर स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उसके बाद घर भेज दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोलने वाली कांग्रेस अब खुद मध्य प्रदेश में चंदा जुटाने में जुट गई है। राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करने के लिए कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा आज अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे। पीसी शर्मा न्यू मार्केट पहुंचकर लोगों से भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए दान करने की अपील भी करते नजर आए। पीसी शर्मा ने लोगों को पर्चे बांटे और सीधे राम मंदिर के बैंक अकाउंट में दान डालने की अपील की है। पीसी शर्मा ने कहा कि 1989 में राजीव गांधी ने पीएम रहते राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया था। राम मंदिर का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चलते संभव हुआ है। कांग्रेस के पर्चे में राजीव गांधी की राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तस्वीर भी दी गई है। राजीव गांधी जी ने भूमि पूजन किया था जब वो प्रधानमंत्री थे। रामलला का मंदिर का ताला भी खुलवाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिए। जो प्रधानमंत्री में एटीएम, सीटीएम, पीटीएम जो है, इनके माध्यम से चंदा मत दो, कूपन में मत दो, क्योंकि पहले भी चंदाखोरी हुई है और पैसा कहाँ गया आज तक पता नहीं, ईंटों का पता नहीं। ये चंदा कर रहे हैं क्रेडिट नहीं है, चंदा। राम मंदिर के लिए कांग्रेस के चंदा जुटाने पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस झंडे डंडे के साथ सिर्फ ढकोसला कर रही है। कांग्रेस के चंदे के धंधे से सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर चंदा का धंधा जो कर रही है, इससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ट्रस्ट के नाम की रसीदें, ट्रस्ट के नाम के कूपन और ट्रस्ट के खाते में ही अगर धन संग्रह हो तो ही राम मंदिर के लिए है, वरना ये तो जेब के लिए हो जाएगा। रही बात राम मंदिर निर्माण में श्रीमान राजीव गांधी जी के योगदान की, तो क्षमा करिएगा, ताला फैजाबाद के कोर्ट से खुला था, राजीव गांधी जी ने नहीं खुलवाया। ये झंडे डंडे के साथ में जिस प्रकार का कांग्रेस काम कर रही है, ढकोसला है, पाखंड है। तो पहले राम मंदिर को लेकर सियासत देखने को मिली और अब चंदे को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मध्य प्रदेश में जारी है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। जरूर देखें खास कार्यक्रम रात 8 बजे आपकी आवाज सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुरैना की, जहां की बागचुरी इलाके में कल ढलती शाम के साथ ही चीख पुकार मच गई। एक के बाद एक 12 लोगों की मौत ने जिला प्रशासन सहित राज्य सरकार को भी हिला दिया। जानकारी मिली कि सभी ने रात में शराब पी थी। मामला सीधा जहरीली शराब से जोड़कर देखा जाने लगा। ऐसे में सूबे के मुखिया ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गहराती रात के साथ मुरैना का बागचीनी इलाका एम्बुलेंस के शोर से गूंज रहा था। एक के बाद एक लोगों के बीमार होने की खबर से पूरे इलाके में एक अजीब सी सनसनी महसूस होने लगी। लेकिन जब खबरें मौत की आने लगी तो इसी सन्नाटे के बीच चीख पुकार मच गई। खबर फैल चुकी थी कि शराब पीने के बाद लोग मर रहे हैं। एक के बाद एक मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। सुबह तक ये आंकड़ा 12 तक पहुंच गया। गंभीर हालत में 6 लोगों को ग्वालियर के जयरोग अस्पताल रेफर किया गया।
जहां वो सभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। मामला गंभीर था और जिला प्रशासन के हाथ से निकलता दिखने लगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। ऐसे में जिनके घरों के चिराग बुझे वो अब सड़क पर थे। नाराज परिवार वालों ने कार्रवाई और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। सूचना पाकर एसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंचे। इस दौरान रेड क्रॉस ने परिवार वालों को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता पहुंचाई। इसके बाद परिजनों ने चक्का जाम खोलकर मृतकों के शव का अंतिम संस्कार किया। शराब से मौत की खबर ने राजधानी भोपाल में भी हलचल पैदा कर दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए न सिर्फ जांच टीम का गठन किया बल्कि जिला आबकारी अधिकारी जावेद खान को तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए। मुरैना की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में प्रथम दृष्टया सुपरविजन में लापरवाही करने पर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज अफसर को सस्पेंड किया गया है। जांच के बाकी तथ्य जैसे आएंगे, चाहे किसी का दोष या लापरवाही हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम के सख्त रवैये के बाद कार्रवाई का दौर शुरू हुआ। प्रशासन ने बागचीनी थाने के प्रभारी अविनाश राठौर समेत 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। आनन फानन में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। चंबल के आईजी मनोज कुमार ने कहा कि शराब के अवैध कारोबार पर लगाम लगाना पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त जिम्मेदारी है। लापरवाही पाई गई तो वहाँ की लापरवाही इन द सेंस की संयुक्त जिम्मेदारी थी, जो भी पुलिस हो, आबकारी हो, राज्य शासन द्वारा आबकारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस विभाग द्वारा वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, बीट प्रभारी हैं, वह और जो भी उस बीच में जो लोग ड्यूटीरत रहेंगे, जिनका और जांच में नाम आता है, उन सबको निलंबित 2 लोगों किया गया और लोगों को किया जाएगा। शराब से हुई इन मौतों ने कांग्रेस को बड़ा मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस ने मुरैना शराब कांड की जांच के लिए अपनी कमेटी बना दी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आरोप लगाया कि आज प्रदेश में गांव-गांव में लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा, लेकिन जहरीली शराब जरूर मिल रही है। आज हमारी गांव में राशन नहीं मिल रहा, पर शराब जरूर मिलती है, और वो भी जहरीली शराब। जिन लोगों की मौत हुई वो बागचीनी के मानपुर गांव और सुमावली के पहाबली के रहने वाले थे, जबकि शराब मुरैना के ही छैरा गांव से खरीदी गई थी। हालांकि अभी तक शराब के जहरीली होने की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह का खुलासा होगा। मुरैना से करतार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। नरसिंहपुर में आज प्रशासन ने राव चंद्र प्रताप और राव नेतराज सिंह का मकान गिरा दिया। दोनों पर करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। मकान के अंदर बिजली ट्रांसफार्मर, तार अवैध रूप से रखे गए थे और मकान के अंदर से ही फर्नीचर का भी कारोबार चल रहा था। कार्रवाई के दौरान कलेक्टर, एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि जिनके अवैध मकान गिराए गए हैं वो दोनों कांग्रेस नेता हैं। माफियाओं पे कार्रवाई के लिए प्रशासन सजग है और हम उसी कार्रवाई के तहत आज ये अवैध निर्माण तोड़ा गया है और 80 एकड़ ज़मीन का इनसे कब्जा छुड़ाया गया है। तो इन सब की कीमत लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए का आकलन हुआ है। इतनी ज़मीन आज वापस हुई है और इस तरह की कार्रवाई आगे लगातार होती रहेगी। व्यक्ति की सूचना मिली थी, इसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, जुए सट्टे मारपीट के अपराध भी पंजीबद्ध हुए हैं और इसके साथ साथ सूचना ये भी थी कि सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जा करके और यहाँ पे क्रिमिनल एलिमेंट्स को शह देने तक की बातें आई थी। इसमें जांच की गई। जांच के आधार पे आज जो सरकारी ज़मीन पे इनका कब्जा था उसमें कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में बिल्डर अनिल धाकड़ के खिलाफ आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और आज सुबह आयकर विभाग की टीम ने टेलीफोन नगर स्थित अनिल धाकड़ और उनके टायर कारोबारी बेटे के आवास पर छापा मारा। खबरों के मुताबिक बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की आशंका को देखते हुए छापा मारा गया। अब आपको बता दें कि आयकर विभाग ने अनिल धाकड़ के 4 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। फिलहाल अधिकारी जांच कर रहे हैं। दमोह के पथरिया से विधायक रामबाई सिंह किसी न किसी वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं।
अब की बार विधायक रामबाई सिंह अपने डांस वीडियो की वजह से चर्चा में हैं। रामबाई सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें डीजे की धुन पर फिल्मी और लोकगीतों पर विधायक रामबाई जमकर डांस कर रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो रामबाई के पारिवारिक कार्यक्रम का है। दरअसल सोमवार को रामबाई की बेटी मेघा का जन्मदिन था, जिसको लेकर रामबाई के दमोह निवास पर पार्टी रखी गई थी। पार्टी में विधायक ने जमकर डांस किया।